हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि राइट टू वोट यानी कि वोट डालने का अधिकार, मतदान का अधिकार और फ्रीडम ऑफ वोटिंग यानी कि मतदान की स्वतंत्रता, दोनों में डिफरेंस है, तो एक बारगी तो आपके मन में प्रश्न उठेगा ही कि आज विकास सर ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन आप मेरे पीछे आर्टिकल देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है। भारत की जो सरकार, केंद्रीय सरकार है, उन्होंने इस बात को सामने रखा है। कब रखा है? जब एक रिट पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे कहा गया कि ऐसी जगहों पे जहां पे अनकंटेस्टेड लोगों को विन घोषित कर दिया गया, विनर घोषित कर दिया गया, ठीक है, एक ही व्यक्ति है पूरी सीट में, तो उसको तो विजयी घोषित कर ही दिया जाएगा। उनके अगेंस्ट में याचिका गई कि वहां पे जो नोटा वाला ऑप्शन है हम वो भी दाखिल कर सकते थे, आखिर वहां पे पोलिंग क्यों नहीं हुई। ठीक है, वहां पे पोलिंग क्यों नहीं, क्योंकि नोटा भी तो हमारा अधिकार ही है। तो इस पे ये बयान आया, हम इसे ही आज डिस्कस करेंगे। तो द हिंदू का आर्टिकल है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53(2) और चुनाव आचरण नियम 1961 के नियम 11 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करती है। क्यों? यह प्रावधान निर्विरोध चुनावों से संबंधित है जब सीटों की संख्या के बराबर या उससे कम उम्मीदवार हो। किसी एक सीट पे एक ही उम्मीदवार है तो या कम उम्मीदवार है तो दोनों स्थिति में चीजें अलग हो जाती हैं। एक उम्मीदवार है तो उसको निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया जाता है। ये उसी के खिलाफ में था कि निर्विरोध अगर घोषित कर दिया गया तो हमारा नोटा पे बटन दबाने का, नोटा को प्रेस करने का मन है, वो क्यों नहीं हम कर पा रहे। बहुत सी सुनने में आपको फनी सी बात लग सकती है, अजीब सी लग सकती है, पर इसके निहितार्थ है, उन निहितार्थों पर भी हम लोग बात करेंगे। वर्तमान व्यवस्था में यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सीटों की संख्या के बराबर उम्मीदवार हों तो रिटर्निंग ऑफिसर RO बिना मतदान कराए सभी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर देता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि कहीं पे 10 सीटें हैं, 10 में 10 ही हैं, तो मतलब सब पे एक एक हैं, तो निर्विरोध वो विजेता घोषित हो जाएंगे, आप सबको पता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह व्यवस्था मतदाताओं को नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव का विकल्प चुनने से वंचित करती है। उनका यह कहना है कि ठीक है, आप फिर भी इलेक्शन कराओ, हम नोटा पे करेंगे। हालांकि इसके बहुत खर्चे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा लगता है, भाई कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है, एक ही आदमी खड़ा है तो क्या हो। लेकिन फिर याचिकाकर्ता गए और बहुत कुतर्क नहीं है, एक प्रकार से तर्क ही है, लेकिन हम इसके आयामों को देखेंगे। बस इतना बताता चलूं, मेरा टेलीग्राम है इधर इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। यूपीएससी की सभी बातें, ये PPT सब वहीं पे आपको प्राप्त होंगी हमारे। चलिए बात करते हैं अगर कि निर्विरोध चुनाव का इतिहास क्या रहा है। अगर हम देखें तो 1951 से लेकर 2024 के बीच में लोकसभा में कुल 26 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्विरोध चुनाव हुए। 1957 में 7, 51 में, सबका लिखा हुआ, ठीक है। 2024 में एक एक ऐसी जगह थी जहां पर निर्विरोध चुनाव, मतलब उसमें कोई आया ही नहीं कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट था, वो जीत गया। ठीक है, विधानसभाओं में यह संख्या 290 से अधिक है। 2024 में अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 10 सीटें निर्विरोध जीती गई, यहाँ पे सिर्फ एक एक कंटेस्टेंट थे। ठीक है, 2024 में सूरत से जो भाजपा के मुकेश दलाल सभी अन्य उम्मीदवारों के नामांकन खारिज होने या वापस लेने के बाद निर्विरोध निर्वाचित हो गए। ठीक है, इस एक निर्वाचन क्षेत्र में 82 लाख से अधिक मतदाताओं को मतदान अधिकार नहीं मिल पाया। ये भी एक बड़ी बात है कि 82 लाख वोट ही नहीं कर पाए, तो ये अपने आप में एक कंट्रोवर्सी नहीं हो जाएगी। ठीक है, नोटा का उद्भव क्या है? 2013 में जो आपने नाम सुना होगा PUCL का, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी जिसको हम EVM कहते हैं, ठीक है, में नोटा बटन को जोड़ा गया, नन ऑफ द अबव को जोड़ा। नवंबर 2013 में छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और दिल्ली और मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा का जो बटन है वो देखने को मिलता है, पहली बार देखने को मिला नोटा का बटन। ठीक है, न्यायालय ने माना कि मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध मत देने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, दिल्ली की पॉल्यूशन की स्थिति आप सब जान रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करें कि कानूनी प्रावधान और तकनीकी पहलू क्या कहते हैं। धारा 53 क्लॉज 2 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या कहती है? यह कहता है कि जब उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर हो तो RO सभी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित करेगा, मतलब 30 सीटें हो, 30 उम्मीदवार हो, 30 वहां पे घोषित। ठीक है, इसका अर्थ है कि कोई मतदान नहीं, सीधे घोषणा हो जाएगी, भाई कोई है ही नहीं कंटेस्टेंट। 53(3) क्या कहती है? यदि उम्मीदवारों की संख्या सीटों से कम हो तब भी सभी को निर्वाचित घोषित किया जाएगा और शेष सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। 30 सीट है, 28 उम्मीदवार हैं, 28 को तो घोषित कर दिया गया, जो 2 हैं उन 2 को पुनः उपचुनाव होंगे, दोबारा से उपचुनाव होंगे। ठीक है,
नियम 11 क्या कहता है? चुनाव आचरण नियम 1961 का यह नियम निर्विरोध चुनावों में परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया बताता है। फॉर्म 21 जो सामान्य चुनाव या फॉर्म 21B जो रिक्त सीट भरने के लिए भरकर घोषणा की जाती है उसकी बात करता है। ठीक है, ये उसकी बात करता है। ठीक है, मैं इसको इसलिए लिख दिया ताकि स्टूडेंट्स के पास मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए प्रॉपर कंटेंट हो, कंफ्यूज ना हो इसको लेकर। ठीक है, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का पक्ष क्या है इसको बताना बहुत जरूरी है। मतदान के अधिकार बना मतदान की स्वतंत्रता जो मैंने भी बताया। ठीक है, क्या है? केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कानूनी भेद प्रस्तुत किया जो शायद आपके लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट होगा, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। मतदान का अधिकार, राइट टू वोट क्या है? यह वैधानिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट है। मैंने इस पर अलग से एक वीडियो किया हुआ है कि वोट का अधिकार किस प्रकार का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, बड़ा अच्छा वीडियो किया, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 द्वारा प्रसिद्ध है, तो क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी राइट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है अभी। ठीक है, कानून में दी गई सीमाओं के अधीन है ये मतदान का अधिकार। मतदान की स्वतंत्रता क्या है? फ्रीडम ऑफ वोटिंग क्या है? यह मौलिक अधिकार है। ठीक है, कि आप किसी को भी वोट कर सकते हैं, मौलिक अधिकार है। ठीक है, वोट करना अलग है, किसी को भी वोट करने का सोचना अलग है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है मतदान की स्वतंत्रता, कि आप अभिव्यक्त कर रहे हैं कि आप किसको चुनना चाहते हैं। जब मतदाता वास्तव में मतदान करता है तभी यह सक्रिय होता है, यानी कि मतदान की स्वतंत्रता की बात तभी सक्रिय होती है। बड़ी बात क्या? सरकार ने कहा कि मतदान की स्वतंत्रता मतदान प्रक्रिया का परिणाम है, अर्थात यदि मतदान ही नहीं होगा तो यह स्वतंत्रता लागू नहीं होगी। तो मतदान की स्वतंत्रता के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर जो राइट टू वोट है नहीं लागू होता, क्योंकि उसी अधिनियम की एक धारा ये कहती है कि अगर उस सीट पे एक ही व्यक्ति कंटेस्ट कर रहा है तो उसको बाय डिफॉल्ट विनर घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के पक्ष में थोड़ा सा और देख लें कि नोटा को उम्मीदवार नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग ने कहा कि नोटा को अनिवार्य रूप से प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार मानने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और जो 1961 के अधिनियम है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। नोटा इज नॉट अ पर्सन, यू कैन यूज नोटा ओनली, कि जब आप एक से ज्यादा लोग हो तब आप नोटा का इस्तेमाल कर सकते हो। नोटा इज नॉट इटसेल्फ एक पर्सन नहीं है वो। ठीक है, आयोग ने बताया कि 1951 से 2024 के बीच में 20 लोकसभा चुनावों में केवल 9 बार निर्विरोध चुनाव हुए। 1989 के बाद से केवल एक सांसद निर्विरोध चुना गया, इसलिए यह शैक्षणिक एकेडमिक मुद्दा है, मतलब इस पर थोड़ा सा डिबेट करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी सी डिफेंसिव भी यहाँ पे हो गई। ठीक है, चुनाव को अनिर्णित नहीं छोड़ा जा सकता, यह भी उनका तर्क है। सरकार ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया का उद्देश्य प्रतिनिधि चुनना है। यदि नोटा को उम्मीदवार बना जाए और वह सबसे अधिक मत प्राप्त करे तो चुनाव अनिर्णित रह जाएगा, फिर किसी न किसी को तो चुनना ही पड़ेगा। तो फिर नोटा को चुनने का कोई लॉजिक क्या है? बिल्कुल सही बात है कि नोटा को अगर आपने कर दिया तो फिर क्या है, फिर कोई नए उम्मीदवार लाए जाएंगे। मान लो हो सकता है कि सामने वाले से जो पहले लड़ा है उससे और ज्यादा अयोग्य हो, तो इस मुद्दे पर भी बात कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, याचिकाकर्ताओं का पक्ष क्या है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने तर्क दिया कि 2013 के PUCL फैसले में सर्वोच्च न्यायालय नोटा को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित माना था, सिक्योर माना था। ठीक है, निर्विरोध चुनाव में नोटा न देने से मतदाताओं को अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार छीना जाता है। यदि मतदाता उम्मीदवार से असंतुष्ट है तो उसे अपनी असहमति व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, असहमति व्यक्त करने का मिलना चाहिए। विभेदकारी व्यवहार क्या है? वर्तमान नियम दो तरह के मतदाता वर्ग बनाता है। जहां उम्मीदवार सीटों से अधिक है उन्हें मतदान और नोटा का अधिकार है, जो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, और जहां उम्मीदवार सीटों के बराबर है, 30 सीट 30 उम्मीदवार, वहां पे आप नोटा नहीं डाल सकते, तो उनमें नोटा का अधिकार नहीं है। यह समानता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 का, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसकी क्या है, उसके अगेंस्ट में उसका उल्लंघन करता है। राज्य स्तर के उदाहरण क्या है? प्रशांत भूषण ने बताया कि कुछ राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कानून बनाए गए हैं। यदि नोटा को सर्वाधिक मत मिले तो पुनः चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं के लिए ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी तो होना चाहिए वैसे कि नोटा को मिले तो दोबारा से चुनाव कराया जाए, और कम से कम वो जो हारे हैं उनको दोबारा लड़ने न दिया जाए। खैर चलो, लोकतंत्र है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, चलिए, न्यायिक दृष्टिकोण और सुझाव क्या कहता है? नोटा प्रभावी होने के लिए उम्मीदवार के प्रति गंभीर असंतोष होना चाहिए। सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा असंतोष हो तब ठीक है, वरना हो सकता है कि एक पॉलिटिकल गिमिक हो, ये है ना। न्यायमूर्ति भूषण ने असहमति क्या कही कि यह लोगों के हाथ में नहीं है, इसलिए लोग नोटा को मत देंगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट लोग चाहते हैं कि हम नोटा को मत दें। लिखा है ना कि यदि इतना असंतोष है तो स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है ना। तो ऐसा हो सकता है कि वो कंटेस्टेंट से नाराज हो, जो चुनाव लड़ रहा है, इसलिए वो नोटा को क्या कहते हैं, दबा रहे हैं, नोटा का बटन दबा रहे हैं।
लेकिन वो खुद से स्वतंत्र उम्मीदवार थोड़ी खड़े कर पाएंगे, उसके लिए कैंपेन करना है, पैसा खर्चा करना है, वो थोड़ी कर पाएंगे। तो जस्टिस भूषण ने बिल्कुल कहा कि उनके हाथ में नहीं है। न्यायालय ने सुझाव दिया कि प्रावधान को निरस्त करने के बजाय एक परंतु यानी कि प्रोविजन जोड़ा जा सकता है जो याचिकाकर्ताओं की चिंता को दूर करे कि ऐसे केस में करा लो, एक बार नोटा पे करा लो जो भी। पर यह है कि फिर ये डिबेट का इशू है, इस पर बाकायदा बहुत सारी बात होनी जरूरी है। पीठ ने माना कि यदि नोटा को स्वीकार किया जाए और चुनाव रद्द हो तो संभवतः सभी राजनीतिक दल उपचुनाव में विभिन्न उम्मीदवार उतारेंगे, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को उतारेंगे फिर, ठीक है, कि एक एक अलग, एक अपने मेन उम्मीदवार को उतारेंगे, एक डमी कैंडिडेट को उतारेंगे। तो वो जरूर करेंगे कि कोई ना कोई उनके पार्टी का तो जीत ही जाए, है ना। अगर नोटा सबसे ज्यादा, नोटा को कम करना है तो बहुत सारे लोगों को उतार दो, तो कहीं ना कहीं नोटा का वोट बटेगा और बाकी कोई ना कोई जीत जाएगा। हो सकता है तब अयोग्य व्यक्ति जीते। चलो, इस डिबेट पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मैंने एक पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश की, मेरा गला बहुत ठीक नहीं है तो उसके लिए आपको एडवांस में मैं माफी से एक बार सॉरी बोल देता हूँ, माफी चाहता हूँ। कोशिश करूंगा कि आगे इस प्रकार के और विषयों पे लगातार वीडियोस लाता रहूं। बस इतना बताता चलूं कि जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, जो स्टडी IQ की जब हम बात करते हैं तो क्यों इतना स्पेशल है। आप सक्सेस इन प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, प्रीलिम्स जो अभी शुरू हो चुका है, 10 तारीख से सक्सेस SIP बैच शुरू हो रहे हैं हमारे हिंदी में। ऐसे क्यूरेटेड बैच है ना कि अगर आपने SIP बैच को ज्वाइन किया तो 100% श्योर है कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। वो अलग से भी अवेलेबल है, आपको हमारे प्रतिज्ञा बैच के साथ फ्री मिल जाएगा। जो रैंकर्स टेस्ट में टॉप 10% स्टूडेंट थे उनको पूरा, मतलब पूरी का पूरी उनकी तैयारी प्रीलिम्स और मेंस PRP और MRP के थ्रू दिल्ली में स्टडी IQ कराएगा। अब बताइए, आपका प्रीलिम्स निकल गया तो पूरी फीस, ये जो नॉमिनल फी आप विकास लाइव कोड जो फ्लैश कर रहा है इसको इस्तेमाल करके दोगे, मैक्सिमम डिस्काउंट के बाद जो फीस मिलेगी वो फीस भी वापस हो जाएगी क्योंकि आपका प्री हो चुका है। 18 किताबों का सेट मिल जाता है, थ्रू आउट मेंटरशिप मिलती है, IGP मिलता है। हमारे जमाने में ऐसी चीजें नहीं थी यार। ये भर भर के गागर में सागर है, इसका प्रयोग कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, फायदा होगा आपको इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जो प्रतिज्ञा बैच 2027 का है, जो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में है, 28 का भी बैच है, 29 का भी बैच है। तो ये जो बैच है ये 12 नवंबर से शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रतिज्ञा प्लस पे जो बैच है हिंदी साहित्य का जो नया बैच है, 13 नवंबर को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। सूरदास से बैच शुरू हुआ था। इस बैच में जुड़ने के लिए फिर विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, ऑप्शनल में जाइए, UPSC उसमें हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, हिंदी में हिंदी साहित्य को सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पे आप हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो स्कैन करके जुड़ जाइए, यहाँ पे ही बात मुलाकात होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं एक नए विषय पे, एक नए एंगल से आपको कुछ बातें और पता चली होंगी। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।